चलिए, पिछले क्लास में हमने एक सवाल लिखवाया था कि किसी दर्पण के लिए प्रमाणित करें कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/a। अब इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे, लेकिन 10वां क्लास में जिस मेथड से पढ़े उस मेथड से प्रमाणित कर देंगे तो 10वां और 12th में कोई अंतर नहीं रहेगा। समय के साथ आपके कार्य के साथ आपके कार्य का स्टाइल भी बदलना होगा, वरना ताक पर रख दिए जाओगे पुराने वीडियो की तरह, है ना? बोला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखो। हाँ, धन्यवाद, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मरले आदमी के आत्मा में शांति रहना, जिंदो आदमी की आत्मा भटक रहा है। अभी आप क्लास में थोड़ी ना है, इसका दिमाग में होगा हमारे घर के गोबर 2 किलो कौन होगा। जिंदा आदमी का जितना आत्मा भटक रहा है ना बबुआ, उतना मरल के ना भटक रहा है। क्योंकि जिंदा आत्मा इसलिए भटकती है क्योंकि उसमें स्वार्थ पूछ के भरा रहता है। बगल में अगर कार लिया जाए ना तो देखो आत्मा भटकेगा। मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। इधर लगा है, मुंह उधर देख रहे हैं, ये दिमाग से ढीला है। ये दर्पण है ना, दर्पण कैसा है? कॉनकेव है। अच्छा, एक कॉनकेव मिरर का सेंटर कुछ इस तरह से मिलाओगे तो यह सर्किल दिखाई देगा या स्फीयर जैसा दिखेगा। इसका सेंटर यहाँ मान लो, कोई गलत होगा क्या? सेंटर को मान लिया कितना? C। और C और P यहाँ से पर कौन सा बिंदु है? P। C और P से गुजरने वाला एक लाइन होगा जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब देखिए, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर कैप लगा दिए उसका एक वस्तु मैंने रख दिया। अच्छा, वस्तु जो रखा वो बिंदु वस्तु रखा, वस्तु बिंदु वस्तु रखा, गोल वस्तु रखा, एक छोटा सा वस्तु रखा। उस तरह की वस्तु को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? अब ये बताओ, यहाँ पर हम एक गेंद रखेंगे तो गेंद बैट ऐसा नजर आएगा दर्पण में? गेंद का प्रतिबिंब गेंद ही बनेगा कि गेंद का प्रतिबिंब बन जाएगा? आपको क्रिकेट वाला वो बैट नहीं ना बनेगा? नहीं, बैट बॉल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप खड़ा होंगे लड़का, तुम्हें लड़की नहीं दिखाई देता है दर्पण में, लड़के नहीं। अच्छा, यहाँ से किरण आया, अगर ये वस्तु है तो यहाँ से किरण आएगा और दर्पण के सतह तक पहुंचेगा। पहुंच गया तो वस्तु कहलाया, क्योंकि इससे आने वाला किरण दर्पण एक प्रकाशीय यंत्र है, वहां तक पहुंचा है। अच्छा, दर्पण ने इस किरण को परावर्तित कर दिया ऐसे, एक किरण को ऐसे क्या कर दिया? परावर्तित। एकदम ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा जिस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। अब यही तरीका मार्केट में लाइए तो हल्का मचाइए, क्योंकि नया मार्केट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेचारे अपने पैरों पर खड़ा होते हैं, होना चाहते हैं, तो क्या करता है? इंटर बढ़िया से पढ़ लिया, इंटर पढ़ लिया तो भाई 9-10 का ट्यूशन वगैरह तो पढ़ा सकता है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करना सीखिए, क्योंकि कब तक माँ बाप के बैंक से पैसा उड़ाते रहोगे? अपने जेब का खर्च करने का आनंद कुछ और है। जिस दिन कमाओगे उस दिन अगर खाओगे ना, उस दिन उड़ाओगे तो उसका एक वर्चस्व, उसमें आपका एक आत्मविश्वास झलकेगा। अब इसमें दिक्कत है, माँ बाप से आपको 100 रुपया मांगना पड़ता है मेला घूमने के लिए, तो उचित मैंने नहीं लगता है। उम्र के साथ ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बताइए, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आने वाला किरण यहाँ आकर के टकराया, कौन सा बिंदु पर? एम बिंदु पर इम्पैक्ट किया। अब यहाँ से परावर्तित होते हुए यहाँ से पार हो गया। अब ध्यान से सुनना, क्या यह बिंदु फोकस वाला होगा? ना, अरे फोकस वाला कब होता? जब आने वाला किरण पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के होता।
ये क्या पैरेलल लोक रहा है किरण? आपतित किरण पैरेलल नहीं ना है, तो यह बिंदु कुछ हो जाए लेकिन फोकस का तो नहीं है। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? अगला देखो, दूसरा किरण हम सेंटर से ही पास कराएंगे, तो ये सीधा जाएगा तो टकराएगा और टकरा के वापस आ जाएगा। ऐसे गया, टकराया और लौट आया, क्योंकि परावर्तन जो होता है वह एक सपाट सरफेस पर बॉल की तरह होता है। जैसे बॉल हम अगर तिरछा ऐसे मारते हैं तो टकराता है तो तिरछा ही जाता है, और सीधा पड़काएंगे तो सीधा ही आएगा। तो बाउंसिंग ऑफ बॉल ऑन अ प्लेन सरफेस लाइक ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन की तरफ गेंद का पड़कना है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप मान लो, तो हम अगर इसको सीधा भेजें तो टकरा करके सीधा लौट आएगा। अब बताओ, यह दर्पण, दर्पण को मैं मान रहा हूं प्रकाशीय यंत्र, अब प्रकाशीय यंत्र से आने वाला किरण यहाँ मिल रहा है ना, तो प्रकाशीय यंत्र से आने वाला किरण जहां मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। वस्तु कहलाने के लिए वहां से आने वाले किरण कहां तक जाना चाहिए? प्रकाशीय यंत्र तक, प्रतिबिंब कहलाने लगी। प्रकाशीय यंत्र से किरण आए, चाहे जैसे आए, अपवर्तित होके आए चाहे परावर्तित होके आए, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका कौन सा प्रकाशीय यंत्र है। तो दर्पण तो भाई परावर्तन जानता है, तो दर्पण से परावर्तन का प्रकाशीय घटना समझ रहे। यहाँ पर आने वाला किरण, प्रकाशीय यंत्र से आने वाला किरण यहाँ मिला तो ये रहा प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब भी वस्तु तरह ही दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने बताया था कि आपतन बिंदु को सेंटर से जैसे मिलाओगे नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो आपतन बिंदु को हम सेंटर से मिला दिए कुछ इस तरह से, ढिलका चिका लाइन से। कौन सा लाइन है? अरे ब्रेकिंग लाइन से हमने इसको क्या कर दिया? दिखा दिया। जो भी स्ट्रक्चर किया जाता है उसको ब्रेकिंग लाइन से करो, ठीक है ना। अगर यह दर्पण है तो बताओ, ये परावर्तित किरण, ये कौन सा किरण? परावर्तित किरण, हाँ सॉरी, आपतित किरण। कौन का ध्यान चला? आपतित किरण नहीं, एक दिन ऐसा होगा ना कि हमको रिले सर को कहना पड़ेगा, इनको भी ले जाइए, आप ही के हैं ना, समझे आप लोग ना, हंसे के ना चाहिए, कोई पर ना हंसे के चाहिए। एक किरण आया, आने वाला किरण और अभिलंब के बीच बना कौन? आपतन कोण। ये बना आपतन कोण कितना? I। अरे आपतित किरण और विजापतित किरण, अच्छा, आपतित किरण वे परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन? I, और अभिलंब और परावर्तित के बीच कौन? I। ये वाला कौन कौन सा? बताइए ना, अब बताइए। अगर यह दर्पण है तो नियम का पालन कर, और नियम का पालन नहीं करेगा तो दर्पण नहीं कहलाएगा। और नियम तो वही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। वह आदर्श परावर्तक सतह जिसमें परावर्तन के नियम लागू किया जा सके, उस आदर्श परावर्तक सतह को हमने दर्पण कहा है। वो चांदी से रंगे वाला बात हटाओ, वो सब केवल डेफिनेशन आपको क्रिएटिबल है। यहाँ पर रियलिटी डेफिनेशन ये है कि जो परावर्तन का नियम पालन किया उसे आप दर्पण कहिए। आदर्श परावर्तक सतह का मतलब जिस एनर्जी में लाइट आया है उसी एनर्जी से लौटना चाहिए, ये ना कि तेज लाइट आया और स्लो लाइट पार किया, तो इससे भी थोड़ा सा परावर्तन की गुण में कमी आती है। हम लोग एकदम परफेक्ट मानेंगे। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, और चूंकि यह दर्पण है, चाहे दर्पण उत्तल का हो, चाहे अवतल का हो, चाहे समतल का हो, दर्पण तो है ना, तो दर्पण है तो नो डाउट कि आई और आर आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आप बताइए, कोई भी दूरी हम नापते हैं तो पोल से नापते हैं, पोल को ओरिजिन मान लेते हैं, और पोल को अगर आपने मूल बिंदु मान लिया तो इधर प्लस मानेंगे तो इधर क्या मान लेंगे? माइनस। अच्छा, इधर प्लस मानेंगे तो इधर क्या मान लेंगे? माइनस।
ये भूल जाओ कि बाएं तरफ माइनस और दाएं तरफ प्लस मानते हैं, मेरी मर्जी। मैं इधर प्लस कहूँ तो इधर क्या होगा एक्सिस में। केवल ये डिसाइड करना है कि एक तरफ आपको प्लस मान है तो दूसरे तरफ माइनस मान है। तो हम क्या करेंगे, इधरे वाला को प्लस मान लेंगे तो माइनस का लफड़ा खत्म हो जाएगा। अब एक बात भी याद रखना कि जब सारे मान एक तरफ नजर आए ना तो सबको प्लस मान लो। अब कुछ दाएं और कुछ बाएं नजर आए ना तो कुछ को प्लस मानो, कुछ को अब सभी एक ही तरफ नजर आए, चाहे दाएं नजर आए चाहे, अब हर स्थिति में प्लस मान लीजिए। अगर सब के सब दाएं नजर आता ना, फोकस भी दाएं, वस्तु भी दाएं, प्रतिबिंब भी दाएं, तो सबको प्लस मान लीजिए। इसका फोकस भी बाएं, वस्तु भी बाएं, प्रतिबिंब भी बाएं, हमने प्लस मान लिया। माइनस भी मानेंगे तो गलत नहीं होगा, प्लस भी मानेंगे तो कोई माइनस मान के चल जाएगा तो उसका भी सही आएगा। चिन्ह का टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। और दिमाग से निकाल दो कि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस लेना चाहिए। अरे कंडीशन को हम देखेंगे कि वस्तु किधर बन रहा है, किधर है, ठीक है ना। वस्तु इधर रख दे और प्रतिबिंब इधर बन जाए तो इधर प्लस ले लो, इधर माइनस ले लो, एक दाएं अब एक बाएं। माइंड में कचरा भर गया है कि वस्तु की दूरी माइनस लेना चाहिए। कन्वेंशन है, परंपरा को नहीं खत्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन परंपराओं में बहुत सारे त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को खाने की जरूरत है। परंपराओं को नष्ट मत करो, परंपरा में कहीं ना कहीं रूप से आपकी संस्कृति समा जाती है। अब पूरा परंपरा को नष्ट करने का मतलब है संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, परंपराओं को बचा करके उसमें जो कुरीति है ना उसको मिटा देते, उसको हटा देते। तो परंपरा और जब शुद्ध रूप में आएगा ना तो संस्कृति का अच्छा नेतृत्व करेगा। परंपरा जो समझ में ना रहेगा, समझ गए न, तो परंपरा में तो कुरीतियां भर देते हैं। कितना अच्छा होली का त्योहार है, लेकिन कितना बलगर बना दिया है लोगों ने। कौन कलाकार, भोजपुरी कलाकार। होली आते ही प्रदूषण फैल जाता है, ऐसा लगता है बिहार में होली आया प्रदूषण फैला, रिश्ते को गालियां मिलना शुरू हो गई। अब तुम भी सुनते हो, जिम्मेवार हम ही हैं और कोई नहीं है। हम ना सुने होते ना तो बनाया नहीं होता। लेकिन वैसा भक्ति गाना के आप देख लो, उसका व्यूअर जाएगा तो 10,000, 20,000, 1 लाख और मिलियन ऑफ मिलियन व्यूअर्स। नब्दी क्या कर रहा है, जहाँ लंगा नेत्र तो वहीं पर जाकर दीदा फाड़ेगा। चलिए यहाँ पर आइए, बात नहीं करते हम, यहाँ पर टॉपिक कर लो। यहाँ पर वस्तु है ना, ये वाला दूरी को वस्तु दूरी यू कहेंगे, क्या कहेंगे यू। ये वस्तु की दूरी क्या हो गया यू, और ये वाला केंद्र है ना तो इस दूरी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। सही है ना बाबू। ये बस प्रतिबिंब है ना, क्या बोले। चलो दूरी तो हमने दिखा दिया। वस्तु पर भी कौन बना अल्फा, केंद्र पर कौन बना थीटा, और प्रतिबिंब पर कौन बना बीटा। अपने मन से मान लिया। अब ये बात याद रखना, वस्तु पर अल्फा कौन मानना, प्रतिबिंब पर बीटा मानना, केंद्र पर क्या मानना थीटा। आगे के जितने भी चैप्टर्स में अगले नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे इसी पर हम लोग बनाएंगे बेस। अब देखो, अब इसका जो भी आपको टाइम लगेगा ना उस चित्र में टाइम लगेगा, प्रूफ करने में टाइम नहीं लगेगा। 2 से 4 लाइन में प्रूफ होंगे। लो प्रूफ करते हैं। देखो तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा OMC दिख रहा है क्या। अच्छा, इसका बाहर कोण कितना है, ऐसा कुछ ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। ये वाला पार्ट ऐसे निकला, एल ऐसे निकल गया, ये वाला पार्ट वहां जाके दर्पण एम से टकरा वैसे लौट आया। यहाँ पर कौन बना है ना बाहर थीटा, वही कोण बोलो जल्दी, अल्फा प्लस आई। सही लो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल कौन सा OMC। बोलो थीटा बराबर अल्फा प्लस आई। इसको मान लीजिए समीकरण।
अच्छा अब कौन सा ट्रायंगल ले लो? सी एम बी। आई है, आई है यहाँ प्रतिबिंब है तो क्या लिख दें? आई, छूट गया था। सी एम आई, आई फॉर इमेज। ये भी एक ट्रायंगल है, वैसे नहीं। एक बाहर कोण कितना है? बीटा। बीटा बराबर बोल रहे हैं बीटा प्लस आर। इन ट्रायंगल कौन सा? सी एम आई। बोले जल्दी। बीटा बराबर बीटा प्लस आर। अच्छा थोड़ा सा देखो तो बीटा बराबर बीटा प्लस आई लिख सकते हैं क्या? अरे आर का मान आई लिखा जा सकता है, बराबर है ना? तब दो को समीकरण आपको मिल गया होगा। थीटा बराबर अल्फा प्लस आई और थीटा बराबर बीटा बराबर थीटा प्लस आई। दो को इक्वेशन मिल गया। क्या कुछ किया जाए? सॉल्व करने का मतलब है कि हम कम से कम वेरिएबल थीटा का मान इसमें क्या देख रहे हैं हम कि फर्स्ट में सेकंड घटाएंगे तो आई का लफड़े खत्म हो जाएगा, तो कमे माना रहेगा ना सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा ही करते हैं, फर्स्ट में से किसको घटा देते हैं? सेकंड को। तो बताओ इधर थीटा माइनस, सही है ना? अब इधर बता दो अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा। ये वाला समीकरण में घटाया जा रहा है। अल्फा माइनस थीटा, वाई आई कट गया तो कितना हो गया? अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा। अल्फा तो हम लोग गलत लिखते हैं, लेकिन अल्फा कुछ ऐसा करके लिखा जाता है, अल्फा माइनस थीटा। अब देखिए माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा होगा ना? हाँ, तो 2 थीटा बराबर थीटा प्लस अल्फा लिख देंगे तो हमको कोई फांसी लगा देगा? आगे पीछे जोड़ने से कोई दिक्कत नहीं। अब आइए थीटा कितना? तो ई वाला एमपी चाप कितना आपका होता है? अब देखिए हमको एंगल निकालना है तो चाप पर घूम के वहां तक चले जाएंगे। अल्फा कौन लिखेला है? एस बटा में यू। अच्छा बीटा कौन लिखला है? एस बटा में ये है ना। थीटा कौन लिखला है? एस बटा में। रखो सॉल्व करो, देखो थोड़ा बोर्डवा है ना हमको परेशान कर रहा है, ना बढ़िया चल रहा है। 2 थीटा कितना लिखा मिला गया? एस बटा आर। जो देखेंगे वो सीखेंगे, जो ना देखेंगे उनको भगवान देखेंगे जेकरा साथ क्या करना है। 2 एस बटा कितना? यहाँ थीटा था, ए सब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 4 बटा 3 दिया। बीटा बताओ, आगे बताओ। लगा झटका एस कॉमन होके कट गया। 2 बटा आर का मान 2f रख दो। हमारा था फिजिक्स, आर का मान कितना? 2f। तो यहाँ 1 बटा बी प्लस 1 बटा यू। तेरा क्या होगा? क्या नहीं अप्रूव हो गया। 1 बटा एफ बराबर 1 बटा बी प्लस 1 बटा यू। बोलिए जय हिंद, जय भारत। अब बताइए जो समरूप ट्रायंगल लेवे के चक्कर में है उतना कोई चक्कर में रहने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आता है। रास्ते मालूम ना होना तो बड़े रास्ते हम लोग पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं मंजिल बड़ी कठिन जगह पर। रास्ते आसान खोजिए, सफलता का शॉर्टकट भी जरूरी हो जाता है खोजने के लिए।